हाँ भाई, आधुनिक भारत का इतिहास। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत के बाद जैसे ही 1600 ईस्वी शुरू होती है, आधुनिक भारत का इतिहास शुरू हो जाता है। 1761 के बाद, 1761 के बाद जो लड़ाई होती है, प्लासी का युद्ध होता है, उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास शुरू हो जाता है। और उससे पहले भारत में जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ था, उसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, पुर्तगालियों के बाद डच आए, डच के बाद अंग्रेज आए, और अंग्रेजों के बाद फ्रांसीसी आए। इस तरह से मोटे तौर पर हम 4 यूरोपीय कंपनियां, 4 देशों से यूरोपीय कंपनियां भारत में आई और उन्होंने यहाँ पे व्यापार करना शुरू किया। पुर्तगालियों का आगमन 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने अब्दुल मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से कालीकट तक की यात्रा की, और उसके बाद से हिंद महासागर पुर्तगालियों का आधिपत्य स्थापित हो गया। 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था, पुर्तगाल का नाविक था, कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था, और एक गुजराती की सहायता से वो यहाँ कालीकट तक पहुंचा था, जिसका नाम अब्दुल मजीद था। कालीकट के शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया, लेकिन कालीकट के समुद्री तटों पर पहले से ही व्यापार कर रहे अरबों ने इसका विरोध किया। जमोरिन जो है, उसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था, बड़ी अच्छी आवभगत करी थी, लेकिन कालीकट के समुद्री तटों पर पहले से ही व्यापार कर रहे थे अरब देश के जो निवासी थे, उन्होंने इनका विरोध किया था। पुर्तगालियों के 2 मुख्य उद्देश्य थे। पुर्तगाली जो आए थे हमारे यहाँ पे, उनके 2 मुख्य उद्देश्य थे। पहला, अरबों व वेनिस के व्यापारियों का भारत से प्रभाव खत्म करना, और दूसरा, ईसाई धर्म का प्रचार करना। वो चाहते थे कि पहले से जो भारत में व्यापार कर रहे हैं अरब और वेनिस प्रदेश के जो व्यापारी हैं, उनका प्रभाव भारत से खत्म हो जाए। और दूसरी बात ये थी कि भारत में वो ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते, क्योंकि सारे यूरोपीय ईसाइयत के ही हैं, ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते थे। वास्को डी गामा जिस मसालों को लेकर वापस प्रदेश लौटा, अपने स्वदेश लौटा, और उस समय उसने पूरी यात्रा के समय में जो खर्चा लगाया था, उससे 60 गुना ज्यादा उसे इनकम हुई थी। मतलब दूसरे शब्दों में उसका लाभ जो था वो 60 गुना ज्यादा था। परिणाम क्या हुआ? अब इस लाभकारी घटना ने पुर्तगाली व्यापारियों को भारत आने के लिए आकर्षित किया, ताकि जितने भी पुर्तगाली हैं, भाई इतना ज्यादा लाभ होता है, इतना ज्यादा मुनाफा मिलता है, तो दूसरा व्यापारी भी लालायित होता है कि मैं भी व्यापार करूं। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में स्थापित हुई, जिसे जमोरिन द्वारा बाद में बंद कर दिया गया था। पहली जो हुई थी वो कालीकट में हुई थी, और जमोरिन ने इसे बाद में बंद कर दिया था। 1503 में पुर्तगालियों ने कोचीन के पास अपनी पहली व्यापारिक कोठी बनाई। इसके बाद कन्नूर में 1505 में दूसरी फैक्ट्री बनाई। ये पुर्तगालियों की थी। अब कौन कौन से पुर्तगाली वायसराय बन के आए भारत में, और उनकी क्या नीतियां रही, इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से लेके 1519 तक भारत का वायसराय रहा था, पुर्तगाली वायसराय रहा था, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति के रूप में जाना जाता है। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने बनाई थी? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत पूरे हिंद महासागर पर, मतलब पानी के व्यापार पर, इन्होंने कब्जा करने की नीति बनाई। ठीक है। अल्फांसो डी अल्बुबर्क, इसके बाद अल्मीडा के बाद अल्बुबर्क आया। 1509 से लेकर 1515 तक वो भारत का पुर्तगाली वायसराय रहा। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अल्बुबर्क को ही माना जाता है। अल्बुबर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा को छीन लिया, जो बाद में भारत में पुर्तगाली व्यापारिक केंद्रों की राजधानी बनाई गई थी। ठीक है। तो अल्बुबर्क ने क्या किया था?
बीजापुर का जो शासक है आदिल शाह, उससे लड़ाई करके गोवा को अपने कब्जे में कर लिया था और उसे अपनी राजधानी बना लिया था। उसके बाद कुन्ना आया, नानुडी कुन्ना 1529 से 1538 तक कुन्ना रहा है पुर्तगाली वायसराय भारत में। 1530 ईस्वी में कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया गया और सेंट टॉमी तथा हुगली में पुर्तगाली बस्तियां बसाई। किसने? कुन्ना ने। उसके बाद पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डिसूजा 1542 से 1545 के साथ प्रसिद्ध जेसुइट संत फ्रांसिस जेवियर भारत आए थे। एक बहुत ही प्रसिद्ध संत का नाम आता है फ्रांसिस जेवियर। वो फ्रांसिस जेवियर डिसूजा के साथ आया था। जो पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डिसूजा है, उसके साथ जेसुइट संत भारत आया था। पुर्तगाली गोवा, दमन और दीव पर 1961 ईस्वी तक शासन करते रहे थे। उसके बाद 1561 में पुर्तगाली गोवा को छोड़ के चले गए थे। सबसे पहले भी पुर्तगाली आए और सबसे बाद में भी भारत से पुर्तगाली ही गए। आजादी के बाद गए हैं 1961 में। 1947 में हम आजाद हो गए थे, अंग्रेजों ने भारत को छोड़ दिया था, तो 1961 में पुर्तगाली यहाँ से बाहर गए हैं। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पुर्तगालियों के बारे में, भारत का जापान के साथ व्यापार का जो श्रेय जाता है वो पुर्तगालियों को ही जाता है। जापान से व्यापार करने का श्रेय पुर्तगालियों की तरफ से ही हुआ था, तब से हम जापान से व्यापार कर रहे हैं। बंगाल के शासक महमूद शाह द्वारा पुर्तगालियों को सतगांव में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की। पुर्तगालियों ने महमूद शाह से अनुमति ले ली कि हम सतगांव में व्यापार करेंगे। ठीक है। चटगांव के बंदरगाह को पुर्तगाली महान बंदरगाह की संज्ञा देते थे। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एक आधिपत्य प्राप्त कर यहाँ से गुजरने वाले अन्य जहाजों से कर की वसूली की। पुर्तगालियों के आगमन से भारत में तंबाकू, आलू, टमाटर की खेती, जहाज निर्माण तथा प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई। ये सब किन से हुआ? टमाटर की बात करते हैं, आलू की बात करते हैं, तंबाकू की बात करते हैं, तो पुर्तगालियों की देन है। जहाज निर्माण की बात करते हैं तो क्योंकि पुर्तगाली जहाज से ही भारत आए थे, समुद्र के रास्ते से आए थे, तो जहाज निर्माण में वो हमसे आगे थे, तो जहाज निर्माण का भी तब से ही हमारे यहाँ शुरुआत हुई है। और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भी पुर्तगालियों के माध्यम से ही हुई है। ठीक है। स्थापत्य कला की बात करते हैं तो गोथिक कला का विकास पुर्तगालियों के सानिध्य से ही हुआ है। भारत में जो गोथिक कला का विकास हुआ वो पुर्तगालियों के सानिध्य से हुआ है। पुर्तगालियों ने भारत में पूर्व के साथ व्यापार में वस्तु विनिमय का सहारा नहीं लिया। यहाँ से वस्तुओं की खरीद में पुर्तगाली सोना, चांदी व अन्य अनेक बहुमूल्य रत्नों का उपयोग करते थे। पुर्तगाली जो भारत से जो मसाले लेके जाते थे, उन मसालों में वो बदले में कोई चीज नहीं देते थे, बल्कि हमें बहुमूल्य रत्न और अन्य कीमती चीजें जैसे सोना, चांदी आदि हमें बदले में देते थे। तो इससे हमारा व्यापार, हमारे पास सोना जवाहरात के भंडार हो गए थे, हमारा व्यापार, हम समृद्ध हो गए थे। और पुर्तगाली गोवा, दमन और दीव पर 1961 तक शासन करते रहे थे। ये बात हमारी अभी आ चुकी है पहली स्लाइड में। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य, अब कहते हैं कि भाई अब साम्राज्य का पतन कैसे हुआ? पुर्तगाली तो आए थे, लेकिन उनका पतन कैसे हुआ? क्यों चले गए? वो क्यों नहीं बढ़ पाए ज्यादा अंग्रेजों की तरह? भारत में पूरा पुर्तगाली साम्राज्य के पतन के कारणों में धार्मिक असहिष्णुता, धार्मिक असहिष्णुता का मतलब वो यहाँ पे ईसाई धर्म का प्रचार करना चाह रहे थे, हिंदू धर्म को वो अनदेखा कर रहे थे। भारतीय व्यापारियों संग लूटपाट, वो भारतीय व्यापारियों के संग लूटपाट भी करते थे। भारतीय महिलाओं के साथ वैवाहिक नीति और भारतीय महिलाओं के साथ ब्याह करते थे वो, ताकि उनसे जो संतानें हों वो पुर्तगाली हों और इनका वैवाहिक संबंध स्थापित होने से ये यहाँ पे स्थायी रूप से रहने लग जाएं। और मराठों में मुगलों द्वारा विरोध किया जाना, मराठों एवं मुगलों के द्वारा, मराठे और मुगल दोनों ही पुर्तगालियों का विरोध कर रहे थे। ये हमारा पुर्तगालियों का आज का था। अभी चैट बॉक्स में मैं आपको सवाल भेजूंगा 2, आप उनके जवाब देने हैं मुझे, अभी चैट बॉक्स में ही देंगे आप जवाब।
जवाब भी मुझे चैट बॉक्स में देने हैं आपको।